नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज हम बताएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो सहमत का खेल जारी है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव की विधायकी समाप्त कराने को लेकर के सत्ताधारी पार्टी जेडीयू 700 पन्नों का दस्तावेज निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपती है। इसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है और अब तेजस्वी यादव ने मानहानि का नोटिस किया है। जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मानहानि का मुकदमा करने का निर्णय ले लिया है। बाकायदा आज नोटिस भी है, वो नोटिस जारी कर दिया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उनकी कंपनी, उनके फर्म ने, वकीलों का जो फर्म है उस फर्म के माध्यम से नीरज कुमार को नोटिस दिया गया है और 10 दिनों का समय दिया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से जो नोटिस भेजी गई है उसमें 12 करोड़ 10 लाख हर्जाना मानहानि का जो मूल्य है उसे 12 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है और उतना रुपया देने को लेकर के नोटिस दिया गया है। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। 10 दिनों में नीरज कुमार जवाब देंगे। अगर नीरज कुमार जवाब देते हैं या फिर नहीं देते हैं, अगर जवाब से तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं हुए तब यह मामला कोर्ट में जाएगा और मानहानि का मुकदमा दायर होगा। दरअसल जेडीयू की तरफ से शुरुआत की गई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत जारी करके आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला कर रहे हैं, सैलरी में भी घालमेल किया जा रहा है और यह सब कुछ ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया तो उनके बेटे अब सैलरी घोटाला कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी विधायकी को समाप्त किया जाना चाहिए। 4 दिन पहले ही तेजस्वी यादव के खिलाफ नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से 700 पन्नों का ज्ञापन या यूं कहें कि सबूत के तौर पर मुख्य निर्वाचन जो बिहार के पदाधिकारी हैं उनको दिया गया था और कहा गया था कि इन्होंने गलत जानकारी दी है। ऐसी स्थिति में विभिन्न धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी विधायकी समाप्त होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि नीरज कुमार ने जो सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था वो क्या था। 4 दिन पहले नीरज कुमार की तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद जेडीयू के नेताओं के साथ वे मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपते हैं। उसमें आरोप लगाया गया था कि तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला कर रहे हैं, सैलरी में भी घालमेल किया जा रहा है। उन्होंने हलफनामे को आधार बना करके नीरज कुमार ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने 2015 विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में बताया था कि उनकी वार्षिक आमदनी जो है वो 5,08,019 रुपये है। 2015 के चुनावी डॉक्यूमेंट में उन्होंने अलग अलग लोगों को 1,13,19,000 रुपये 1,13,00,000 रुपये का ऋण देने के बारे में भी जानकारी दी थी। उस डॉक्यूमेंट्स में चुनावी जो हलफनामा होता है उस हलफनामे में ऋण देने की बात का भी उल्लेख किया था। वहीं विधायक का कार्यकाल यानी कि 2015 से लेकर के 2020 का जो विधायकी का कार्यकाल था तेजस्वी यादव का, वह जब खत्म हुआ और 2020 में ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय इनकी आय घट करके 1,41,000 रुपये हो गई। यानी कि तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ हर महीने 11,812 रुपये 50 पैसे महीना जो है उनको सरकार की तरफ से विधायक का जो वेतन होता है वो मिल रहा था। जबकि उस समय सालाना जो वार्षिक आय थी विधायक की वो 4,80,000 यानी कि प्रति महीने 40,000 रुपये हर विधायक को वेतन मिल रहा था। लेकिन इन्होंने जो सबूत दिया, इन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया था उसमें 1,41,000 रुपये वार्षिक आय दिखाया था और इसी को आधार बना करके नीरज कुमार ने
सवाल खड़े किए थे और 700 पन्नों का दस्तावेज जो है वो जाकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को सौंपा था और कहा था कि देखिए यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में चूंकि इन्होंने शपथ में गलत जानकारी दी है और चुनाव के समय जो शपथ में गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और तथ्य छुपाने के आरोप में या फिर तथ्य को गलत तरीके से अंकित करने के जुर्म में इनकी विधायकी समाप्त की जानी चाहिए। यह 4 दिन पहले नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और निर्वाचन विभाग में जाकर के, निर्वाचन कार्यालय में जाकर के शिकायत की गई थी। अब आज ही तेजस्वी यादव की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि आपने छवि धूमिल करने की कोशिश की है, मेरा मानहानि किया है, तो ऐसी स्थिति में आप जवाब दें, क्यों ना आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए। 10 दिनों का समय जो है वो दिया गया है और तेजस्वी यादव की फर्म जो है AKJ लॉ एसोसिएट्स फर्म की तरफ से यह नोटिस सर्व किया गया है। यह नोटिस मीडिया में भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आरजेडी की तरफ से कि तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाला का आरोप लगाने वाले नीरज कुमार अब बुरी तरह से फंस जाएंगे। उनके खिलाफ जो है मानहानि के मुकदमा से पहले जो वकालतन नोटिस होता है वो नोटिस भेजा गया है और 10 दिनों की मोहलत दी गई है कि 10 दिनों में अगर जवाब नहीं देते हैं तब उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, कोई तथ्य उसमें नहीं है, तथ्यों से छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से उन्होंने उन तथ्यों का अर्थ लगाया है। ऐसी स्थिति में हमारा मानहानि हुआ है तो ऐसे में 12 करोड़ रुपए हर्जाने की बात उसमें जिक्र किया गया है और 10 लाख रुपया जो है वो वकीलों का जो फी होता है, तो कुल मिलाकर के 12 करोड़ 10 लाख रुपए का नोटिस जो है वो सर्व किया गया है जेडीयू के एमएलसी। तो इस तरह से तेजस्वी यादव पर आरोप लगा करके, वेतन घोटाले का आरोप, सैलरी घोटाले का आरोप लगा करके नीरज कुमार अब कानूनी पचड़ा में फंसते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो वकील की तरफ से, वकीलों का जो फर्म है उसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी इसमें नीरज कुमार की तरफ से फिर क्या बयान आता है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाया था तब कुछ तथ्य भी रखे थे जिसमें चुनावी हलफनामा का उन्होंने आधार बनाया था और उसी आधार के तहत यह उन्होंने सनसनीखेज गंभीर आरोप लगाए थे कि तेजस्वी यादव जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर हैं, उन्होंने कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसमें गलत जानकारी दी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो भी बिहार की राजनीति से बड़ी ताल्लुक रखती है। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगा? जिस तरह से नीतीश कुमार शराब के मसले पर घिरते जा रहे हैं, हर दिन एक न एक प्रहार तेजस्वी यादव की तरफ से या फिर विपक्षी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही दूसरी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि जब बिहार में शराबबंदी का कानून लागू ही नहीं हो पा रहा है, अफसर लागू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में शराबबंदी कानून लागू रखने से क्या फायदा है। तत्काल सरकार जो है इस कानून को हटा ले और बिहार में शराब को चालू किया जाए और दोगुनी तिगुनी दाम पर शराब की बिक्री हो, ताकि बिहार सरकार की आमदनी बढ़े और उस पैसे से बिहार का विकास हो सके। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद सरकार पर लगातार उन्होंने आक्रमण जारी रखा है, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और आज जब पटना पहुंचे, पटना में राजद कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने जबरदस्त रूप से नीतीश कुमार पर प्रहार किया और कहा कि नीतीश कुमार का जो है वो समय खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है कि अब बिहार को वे संभाल सकें, बिहार में शराबबंदी लागू कर सकें, बिहार में क्राइम कंट्रोल कर सकें। यानी कि उनका सीधा आरोप था कि बिहार में अब शराबबंदी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार
के बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ही शराबबंदी के खेल में शामिल हैं, उनकी सरकार के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, यह हास्यास्पद है और फालतू वाली बात है। तो तेजस्वी यादव एक तरफ जहां हमला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने शराबबंदी कानून को हटाने की मांग कर दी है और 2 गुने 3 गुने दाम पर शराब की बिक्री की मांग छेड़ करके एक बार फिर से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उस पैसे से आप बिहार का विकास करिए, उस पैसे से बिहार का भला होगा, बिहार का जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उस वहां तक विकास की रोशनी और ज़्यादा पहुंच पाएगी। तो ऐसे में शराबबंदी लागू रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि शराब को चालू करने से और अधिक हो तो उसे 2 गुना से लेकर के 3 गुना दाम पर आप बेचिए, ताकि अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके, जो बिहार के हित में होगा, जिससे बिहारियों का भला होगा, बिहारी गांव-गांव तक विकास होगा, विकास की किरणें पहुंचेंगी। तो यह तमाम आरोप हैं जिससे नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में। हालांकि जेडीयू की तरफ से आज करारा जवाब दिया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि जब लालू राबड़ी का राज था तब और अभी नीतीश कुमार का राज है, इसमें जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा काफी कम है। लालू राबड़ी राज में जहरीली शराब से ज्यादा मौतें होती थी, जबकि नीतीश राज में उस अनुपात में कम लोगों की मौत हुई है। यानी कि बिहार में जो शराबबंदी में जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसको कम आंक रहे हैं जेडीयू के नेता। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि उस हिसाब से यहाँ पर लोग नहीं मर रहे हैं जितना पहले मरते थे। इसके लिए तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से एक और आरोप लगाए गए हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब को लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन शराब कंपनियों से चंदा लेने में आरजेडी और तेजस्वी यादव आगे हैं। बाकायदा उन्होंने कुछ प्रमाण भी पेश किया जिसमें यह बताया जा रहा था कि आरजेडी शराब की कंपनी है, उस कंपनी से बड़ी मात्रा में वहां चंदा, बड़ी राशि जो है चंदा के रूप में, चुनावी चंदा या राजनीतिक चंदा के रूप में उन कंपनियों से ली गई है। तो इस तरह से शराब को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में है। वहीं जेडीयू बचाव की मुद्रा में है। जेडीयू तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछ रही है कि जब आपकी सरकार थी, आपके माता पिता की सरकार थी बिहार में, तब और आज की तुलना कर लें तो पहले ज़्यादा मौतें होती थी, आज कम मौतें होती हैं। और जब बिहार में जब शराब चालू था तब का आप आय देख लीजिए और पहले का आपके माता पिता के राज में जो आय था उस आय में काफ़ी वृद्धि हुई है, जबकि दुकान महज 1.5 गुना के आसपास ही बढ़े। लेकिन जो आमदनी है सरकार की, वो आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो इस तरह से आज जेडीयू ने बचाव की मुद्रा में तेजस्वी यादव से कुछ सवाल पूछे हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि एक तरफ आप आरोप भी लगाएंगे, दूसरी तरफ आप शराब कंपनियों से चुनावी चंदा भी लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बिहार में इस कदर की व्यवस्था चरमरा गई है कि अधिकारी आपस में ही लड़ रहे हैं। यानी कि शासन व्यवस्था का इस कदर से ह्रास हुआ है कि डीएम से लेकर के अन्य अधिकारी आपस में ही लड़ रहे हैं। आज वो तस्वीर वैशाली में दिखी जब जिलाधिकारी के खिलाफ वहाँ के जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, अंचल लेवल के अधिकारी हैं, वे अधिकारी खिलाफत में उतर गए और उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। डीएम कार्यालय के सामने, वैशाली जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही जिले भर के सीओ, राजस्व कर्मचारी, अमीन, तमाम लोग जो राजस्व सेवा से जुड़े हैं, वे तमाम लोग आंदोलन करते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए और सीधा उन तमाम सरकारी सेवकों का आरोप था कि वैशाली के जिलाधिकारी उन तमाम लोगों के साथ, तमाम अधिकारियों जिसमें महिला अधिकारी भी हैं, उन लोगों के साथ अभद्रता से व्यवहार करते हैं, गाली गलौज, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। 2 राजस्व सेवा के अधिकारियों को कल यानी कि 25 तारीख को हाजीपुर नगर थाने में बंद भी करा दिया गया है। तो
तो यह स्थिति है वैशाली की। वैशाली के जिलाधिकारी अगर कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, बोली पर, अपनी बात पर, अपनी जिह्वा पर लगाम नहीं रखते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। जब सीओ आंदोलन कर रहे थे तो उनको समर्थन देने के लिए उस जिले के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उनको समर्थन देते हुए समर्थन पत्र दे दिया और कहा कि हाँ, हम आपके साथ, आपके इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। तो इस तरह से यही स्थिति है, जब शासन कमजोर होता है तो नीचे के अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। वही स्थिति आज बिहार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अब शासन पर उस तरह का पकड़ नहीं रहा है, लिहाजा आज जिलाधिकारी के आदेश से अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नाराज हो रहे हैं। जिलाधिकारी के सामने ही तमाम अधिकारी धरने पर बैठ जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि एक जिलाधिकारी ने उस जिलाधिकारी ने हम लोगों के साथ अभद्रता किया है, गाली गलौज एवं अन्य तरह की अन्य रूप से मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन वैशाली में प्रशासन आमने सामने, एक तरफ जिलाधिकारी है तो दूसरी तरफ बीडीओ सीओ का जो संघ है वो संघ है, और उसमें सीधे तौर पर वैशाली के जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने किसी तरह की गाली गलौज या फिर अभद्रता की बात को सिरे से खारिज किया है। जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा रिलीज जारी किया। जब न्यूज फॉर नेशन ने खबर प्रसारित की, इसके बाद वैशाली जिला प्रशासन की तरफ से रिलीज जारी करके बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि काम में तेजी लाने को लेकर के जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया था। जबकि उस जिले के अंचलाधिकारियों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, बाकायदा जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा है कि अगर आप इस तरह की हरकत से बाज नहीं आएंगे तो अब बाध्य होकर हम लोग अगला कदम उठाएंगे, लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये स्थिति है बिहार में प्रशासन की। प्रशासन में अराजकता की स्थिति है और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक तरफ आम लोग तो पिस ही रहे हैं, अंचल प्रखंड में काम नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ अब अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जिलाधिकारी के खिलाफ मैदान में उतर जा रहे हैं और आरोप है कि जिलाधिकारी ने हम लोगों को प्रताड़ित किया है, हम लोगों के साथ अभद्रता की है, हम लोगों को जानबूझ करके हमको प्रताड़ित करते हैं। शाम तक ऑफिस में बिठा करके मीटिंग के बहाने हम लोगों को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, सरकार इस मामले में किस तरह से हस्तक्षेप करती है। लेकिन आज की खबर यही है कि वैशाली में दोनों प्रशासन में ही दो गुट बन गया है, एक गुट दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो आज बस इतना ही। कल फिर से बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।